Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। हमारा जो ये सेकंड चैप्टर था, ठीक है, ज्योग्राफी क्लास 8 का, जिसका टाइटल है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसका टॉपिक वाइज जो भी एनालिसिस था, है ना, जो लेसन्स थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। और इस सीरीज़ में अब हमारी बारी जो है वो यहाँ पर किसकी है, वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की है। मतलब कि एनसीईआरटी में जो आपकी बुक के पीछे एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूँ, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कॉन्फिडेंट फील करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया है कि विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि कीवर्ड यहाँ पर हमको देखना है कि हमको दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स बताने हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में यहाँ पर मदद करते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आपको पूछी गई है कि दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स बताओ जो सॉइल फॉर्मेशन में मदद कर। अब इसमें क्या करना है कि जो पूछा जा रहा है ना वही लिखना है ना। अब अलग से कुछ भी लिख दोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो जो मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो दो चीज कौन सी हो गई, एक तो टेम्परेचर हो गई और एक रेनफॉल हो गया। इन दोनों का यहाँ पर रिलेशन किससे है, इन दोनों का रिलेशन अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट से रिलेशन आपको देखने को मिलता है ना, जिसकी वजह से क्या है कि सॉइल फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप चाहो तो थोड़ा सा कुछ चीजें जो है वो एडिशनल ऐड कर सकते हो, जैसे रेनफॉल कंट्रीब्यूट इन ब्रेकिंग द रॉक्स बाय अप्लाइंग प्रेशर, है ना। जब रेनफॉल होती है लगातार मूसलाधार जब बारिश होती है तो क्या होता है कि जो रेन ड्रॉप्स यहाँ पर होती है वो प्रेशर क्रिएट करती हैं किसमें, रॉक्स के ऊपर, है ना। रॉक्स के ऊपर जब वो प्रेशर क्रिएट करेंगी तो रॉक्स क्या होंगी, ब्रेक होगी ना। तो इसलिए क्या होता है कि रेनफॉल जो है वो कंट्रीब्यूशन अपना कैसे देती है, वो एक तरीके से जो है वो प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करेगी और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं वो यहाँ पर ब्रेक होती हैं। दूसरी बात, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑल्सो फॉर्म क्रैक्स इन द रॉक। मतलब कि जैसे कभी यहाँ पर क्या है कि थोड़ा गर्म टेम्परेचर है, फिर यहाँ पर क्या है कि थोड़ा ठंडा टेम्परेचर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है ना। और जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है ना तो उससे भी क्या होता है, रॉक्स जो है वो यहाँ पर क्रैक होती है ना, कि एकदम से गर्म हो गई है ना, फिर एकदम से ठंडी हो गई, तो इनकी वजह से भी क्रैक्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। और रॉक जब यहाँ पर क्रैक होगी, है ना, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो चेंज होगी तभी तो अलग अलग तरीके से जो है वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर और रेनफॉल जो है ये दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे, है ना। जो लैंड की वैल्यू यहाँ पर खत्म हो रही है, लैंड की जो आप ये कह सकते हैं कि क्वालिटी जो है वो यहाँ पर कम हो रही है, डिग्रेड हो रही है, उसके दो कारण आपको बताने हैं कि दो रीजन यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर, पहला बोला गया है कि एवर ग्रोइंग डिमांड, ठीक है, ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन के साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो डिमांड भी यहाँ पर बढ़ रही है ना। और डिमांड अगर बढ़ेगी तो लैंड का फिर अलग अलग तरीके से यूज होगा, उसको एक्सप्लॉइट यहाँ पर किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंड होती है वो डिग्रेड होती हुई आपको दिखाई देगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, है ना। जो फॉरेस्ट कवर होते हैं वो यहाँ पर क्या है कि उनका डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है, और डिस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से भी अगर आप देखोगे तो सॉइल वगैरह भी यहाँ पर इरोड होती है ना। वाटर की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है यहाँ पर सॉइल की वो भी कम होती है, तो उसकी वजह से भी क्या है कि लैंड की जो प्रॉपर्टी है वो डिग्रेड हो रही है। तो दो रीजन यहाँ पर आप सिंपल बता दीजिए कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसको फुलफिल करने में लैंड का भरपूर प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। और फॉरेस्ट कवर तो आप उसको उसका डिस्ट्रक्शन कर ही रहे हो, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, Why is land considered an important resource, है ना। लैंड को हम एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो यहाँ पर क्यों कहते हैं, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली बात तो यही लिखनी है कि लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट प्रोवाइड सरफेस फॉर एग्रीकल्चर, है ना। मतलब कि हमें क्या मिलता है, हमें रहने के लिए जो है वो जगह मिलती है लैंड पर, ठीक है, और एग्रीकल्चर के लिए जगह मिलती है, फॉरेस्ट्री के लिए जगह मिलती है, इंडस्ट्रीज के लिए जगह मिलती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज,
मोस्ट एक्टिविटीज टेक प्लेस ऑन लैंड, मतलब कि ज्यादातर चीजें जो हैं अगर आप देखोगे तो वो लैंड पर ही होती है ना। हम जो टेबल पर बैठ के यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, मैं जहाँ पर खड़े होकर क्लास ले रहा हूँ, ये सब भी लैंड पर ही अवेलेबल है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि लैंड इसी वजह से जो है एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स यहाँ पर बन जाता है। ये सब चीज़ें मैंने चैप्टर में आपको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी, है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वहाँ से चीज़ों को कितना समझा है ना। चीज़ों को समझोगे तो आंसर आपके आसान रहेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि हम हर क्वेश्चन के आंसर याद कर लेंगे तो फिर चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी, है ना। कितनी चीज़ें याद करोगे, ज्योग्राफी भी याद करना है, हिस्ट्री भी याद करना, इसलिए चीज़ों को समझना है और अपनी आंसर स्किल्स जो है वो यहाँ पर डेवलप करनी है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख सको, ठीक है। ये काम कर लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगली बात करते हैं। नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए सरकार ने जो है वो यहाँ पर कौन कौन से 2 स्टेप्स लिए हैं उनके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। मतलब कि सरकार के 2 स्टेप्स आपको बताने हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर क्या है कि वो उनके द्वारा यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है। पहली बात देखेंगे, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहला तो ये हो गया कि नेचुरल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या किए गए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो है वो स्टेब्लिश किए गए, है ना। ये मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में भी बताया था कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं ताकि हम यहाँ पर क्या कर सकें कि जो भी आपके अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो वेजिटेशन वाला हो चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, है ना, उसको हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो ये बात बताई गई है। देयर पर्पस इज कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उनका पर्पस यहाँ पर क्या है, ये आप डायरेक्टली जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो और भी अगर हम कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहें, ठीक है, और भी अगर हम कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहें तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वन महोत्सव, ठीक है, जो वन महोत्सव कार्यक्रम वगैरह होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर थोड़ा प्रमोट करें, ठीक है। वन महोत्सव प्रोग्राम वगैरह जो है वो लाया गया। फिर जो आपकी लोकल कम्युनिटी होती है ना, उसको इन्वॉल्व किया जाए ताकि लोगों को अवेयर कर सकें, है ना। तो ये सब भी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो एडिशनल भी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। ये नहीं कि 2 ही चीज़ पूछी गई है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो बस वही 2 चीज़ लिखें। आपको एडिशनल भी कुछ आता है तो आप एडिशनल भी यहाँ पर चीज़ों को लिख सकते हो। क्लियर। चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर, है ना। वाटर को कंजर्व करने के 3 तरीके बताने। आसान है, एकदम ही आसान है ना, पता होना चाहिए। पहली बात यहाँ पर क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर व्हाइल इट रेन्स सो दैट इट मे कम ऑफ यूज इन द फ्यूचर। मतलब कि आपने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि भाई ये घर है आपका, है ना, एक ऐसी बता देता हूँ, ठीक है। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाऊं। अब जैसे मान लीजिए कि रूफ है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या किया कि भाई जो भी ये पानी वगैरह है ना, वो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, है ना। मतलब इस तरीके से पानी आपने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाया कि पानी कलेक्ट हो जाए। पानी कलेक्ट होने के बाद यहाँ से आपने पाइप लगाया और यहाँ पर कोई टैंक वगैरह है, इसमें आपने क्या कर लिया, पानी जो है वो सेव कर लिया। तो भविष्य में किसी भी तरीके से जो है वो चीज़ें यूज़ करी जा सकती हैं, है ना। तो इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो बोला जा रहा है कि द कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन शुड बी प्रॉपर्ली बिल्ट सो दैट लॉस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस व्हाइल द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड, है ना। जब पानी खेत में यहाँ पर जा रहा है तब यहाँ पर क्या है कि नहर को, जो कैनल वगैरह होती है ना, उनको सही तरीके से बनाना चाहिए ताकि जब पानी को हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं तो नहर से जब पानी जा रहा है तो उसका लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। इन ड्राई रीजन्स ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज सजेस्टेड, है ना। ड्रिप और जो ट्रिकल इरिगेशन वगैरह होता है वो यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। और जितनी जरूरत हो उतने ही पानी का प्रयोग करो। तो उन सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं कि वाटर जो है उसका कंजर्वेशन यहाँ पर बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये MCQ है ना, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नॉट बोला गया है ना, कि इनमें से कौन सा है जो कि यहाँ पर क्या है कि सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है। पहली बात है टाइम, दूसरा है सॉइल टेक्सचर, तीसरा है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि टाइम तो है भाई साहब, है ना, और ऑर्गेनिक मैटर भी है। सॉइल टेक्सचर यहाँ पर क्या होगा, ये पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि भाई जो मिट्टी यहाँ पर बनी है वो किस तरीके की रॉक से बनी है। तो उसका जो पेरेंट रॉक होता है ना, उससे सॉइल टेक्सचर यहाँ पर आता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो सॉइल टेक्सचर जो है वो यहाँ पर क्या है कि एक इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स, है ना। जो स्टीप यहाँ पर स्लोप्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्टीप स्लोप्स की बात करेंगे, ये स्टीप स्लोप है,
तो स्टीप स्लोप्स में अगर हमको यहाँ पर क्या करना है कि ये चेक करना है कि सॉइल इरोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या तरीका है भाई, शेल्टर बेल्ट्स है, ठीक है, मुल्चिंग है या फिर टेरेस कल्टीवेशन है। तो आपको बताना है कि सॉइल इरोजन को स्टीप स्लोप्स में चेक करने के लिए क्या है तरीका, तो ये होता है आपका टेरेस कल्टीवेशन, है ना। टेरेस कल्टीवेशन से जो है हम सॉइल इरोजन वगैरह को जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि रोक सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, टेरेस के रूप में जो है वो आपने चीजों को यहाँ पर बना दिया है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट बोला गया है, इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, मतलब कि इनमें से कौन सी चीज है जो कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर के आप ये कह सकते हैं कि फेवर में नहीं है। पहली बात, स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, है ना, बल्ब को स्विच ऑफ कर दो जब उसका प्रयोग नहीं हो, ये तो है भाई, है ना, मतलब ये चीज तो क्या है कि नेचर को कंजर्व कर रहे हैं हम। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, ये भी है। डिस्पोज पॉलीबैग आफ्टर शॉपिंग, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या करना है कि डिस्पोज करना है पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग, मतलब कि शॉपिंग वगैरह के बाद जो है वो पॉलीबैग्स आपको यहाँ पर क्या करने हैं कि डिस्पोज करने। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि हमको एक बात ये समझ में आ गई कि ये तो तीनों चीजें हैं जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ नेचर कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इनमें से कौन सा है जो कि फेवर में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्पोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग, है ना, मतलब कि शॉपिंग कर लिया और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो पॉलीबैग्स है ना उनको ऐसे फेंक दिया, ठीक है, समझ रहे हो आप, कि ऐसे उठा के कहीं पर भी फेंक दिया, तो वो चीज वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए याद रखना है कि डिस्पोज का मतलब ये नहीं है कि सही तरीके से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, है ना। हम कहीं पर भी पॉलीथीन वगैरह जो है वो फेंकेंगे तो उससे प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैच द फॉलोइंग्स है भाई, है ना, एक तरफ यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 4 तक, और यहाँ पर A B C D E, है ना। तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर 4 हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि गलत है ना। अगर आप बुक में भी देखोगे तो इसी फॉर्मेट में चीजें आपको दी गई हैं। चलिए पहली बात देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है लैंड यूज, फिर दिया हुआ है ह्यूमस, फिर दिया हुआ है रॉक डैम्स, फिर दिया हुआ है आपको बायोस्फीयर, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए ना आंसर यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड, और ये हो गया आपका थर्ड, इसको भी आप नोट कर लेना, ठीक है, और ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे अब इसमें से कोई भी चीज जो आपको आती है सबसे पहले वो देख लो, ठीक है। जैसे अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि लैंड यूज, ह्यूमस, रॉक डैम्स, बायोस्फीयर। अब जैसे यहां पर देखोगे तो इसमें बोला जा रहा है प्रिवेंट सॉइल इरोजन, है ना। सॉइल इरोजन को इसमें से कौन जो है वो प्रिवेंट करता है, रॉक डैम्स करते हैं कि नहीं करते, बताओ भाई, है ना। मैंने बताया था ना, डैम बना लो, है ना, तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी तो सॉइल इरोजन यहां पर कम हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड का हमने क्या लगा लिया, थर्ड का हमने ए जो है वो यहां पर लिख लिया। फिर उसके बाद नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, अभी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो फोर्थ का क्या हो गया भाई, फोर्थ का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सब मैंने गोले में भी भर दिए भाई, है ना, इनको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा देखो दिया है प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमस, ठीक है। ये हो गया आपका, तो सेकंड का ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड का ऑप्शन हो गया आपका डी, ठीक है। उसके बाद कंटूर प्लविंग, है ना, तो यहां पर क्या है कि कंटूर प्लविंग दिया हुआ है और यहां पर दिया लैंड यूज, मतलब कि प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। तो क्या होगा इसमें से, इसका जो आंसर होगा ये लैंड यूज का मतलब हो गया प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो ये हो गया आपका सी। और ई वाला जो ऑप्शन है वो ऐसे ही दिया हुआ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट का सी हो गया, सेकंड का डी हो गया, थर्ड का ए हो गया और फोर्थ का आपका बी यहां पर हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैच द कॉलम जो है ये आपकी बुक में इस तरीके से यहां पर गिवन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है कि स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, है ना, ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। और इफ ट्रू राइट द रीजन, ठीक है, अगर ट्रू है तो आपको उसका रीजन भी लिखना है। पहली बात, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन, है ना, मतलब कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो क्या है कि वो ओवर पॉपुलेटेड रीजन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको बताना है कि ये चीज जो है वो यहां पर सही है या गलत है। तो याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड रीजन, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो वाटर की अवेलेबिलिटी है ना, लैंड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, तो काफी सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वगैरह भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए क्या है कि ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन जो है वो आपको ओवर पॉपुलेटेड देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और इसका रीजन क्या है कि भाई लैंड है, वाटर है,
एग्रीकल्चर फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है अच्छी तरीके से, और इसीलिए हम इसको ओवर पॉपुलेटेड रीजन यहाँ पर कह रहे हैं। उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, ठीक है, अगेन बिल्कुल करेक्ट है ना। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन वगैरह, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ओवर यूज है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को यहाँ पर पानी वगैरह जो है वो जितनी आवश्यकता होती है उतना मिल नहीं पा रहा है, और इसीलिए वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो इंडिया में आपको पर पर्सन डिक्लाइन होती हुई देखने को मिलती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, उसका रीजन आपको क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। रोज ऑफ ट्री प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो रोज होते हैं है ना, जिनको यहां पर क्या करते हैं कि कोस्टल एरियाज में यहां पर प्लांट किया जाता है, ठीक है, तो उसको जो विंड मूवमेंट वगैरह को चेक करने के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं क्या? बिल्कुल गलत है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग की जगह पर हमको याद रखना है कि उसको हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। जो पेड़ वगैरह लगा देते हैं ना हम, उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग नहीं बोलते, और इसलिए तीसरा वाला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है ये आपका गलत स्टेटमेंट है, इंटरक्रॉपिंग नहीं बोला जाता। फिर उसके बाद है ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, ठीक है, गलत है भाई, है ना। क्लाइमेट चेंज की वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ही तो प्रॉब्लम हो रही है इकोसिस्टम में, है ना। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस और जो क्लाइमेट चेंज है वो इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने में कैसे मदद कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो चौथा वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो पहले दो स्टेटमेंट सही थे, रीजन क्या थे वो बता दिए, और तीसरे चौथे में क्या गलती है वो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन में और क्या चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है, जो इस चैप्टर की यहाँ पर दी गई थी और जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर ली। कोई भी डाउट होता है अगर आपको इस चैप्टर में, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, उसमें आप जरूर आंसर करिएगा। मैं पर्सनली आपके मैसेज यहाँ पर देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, अगर कोई भी रीजनेबल क्वेश्चन होगा डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा, ठीक है। बाकी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वो भी आप यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर 8th क्लास के कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं या सोशल साइंस के दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स देखने को मिलेंगी, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल पर जाकर magnetbrains.com आप यहाँ पर सर्च करिएगा, तो इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, उसका होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर टैब्स हैं देखने को मिलेंगी, जैसे सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इनको देख लीजिएगा। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें अवेलेबल होंगी। जैसे अभी 8th क्लास पढ़ना है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में गए, क्लास 8 पर आपने क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही क्लास 8 पे गए तो जो भी 8th क्लास के सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपको दिखेंगे। अभी तो केवल इतना ही यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ज्योग्राफी पढ़ना है भाई, है ना, तो ज्योग्राफी पे क्लिक किया आपने, तो ज्योग्राफी के जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं वो आपको अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उनको ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद आपकी जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर रन हो जाएंगे, ठीक है। तो आसानी से आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कि रिसोर्सेज का 1 शॉट रिवीजन है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर 12th क्लास तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% आपको फ्री देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में भी शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के तहत अपने एग्जामिनेशन के लिए चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें। तो अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।